स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 चल रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में रिंग की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि आपके पास आर रेडियस की कोई रिंग थी और उसमें करंट जा रहा था आई, तो उसकी वजह से आपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उसका आंसर आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, है ना, 2A या फिर 2R, जो मतलब आपने ये रेडियस की होगी तो 2A लिखना। अब उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके पास अगर मान लो कि हाफ रिंग है ना, तो हाफ रिंग के लिए हम क्या करते थे, तो इसका आंसर हमने क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R, है ना। ये आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कर लिया है। अगर क्वार्टर रिंग हो, है ना, ये आपके पास अगर हाफ रिंग है, अगर क्वार्टर रिंग है तो क्या करेंगे, तो अगर आपके पास क्वार्टर रिंग है तो इसका भी आप कर देंगे फिर से, तो B इज इक्वल टू लिखा गया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8R, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अगर एक आर्क हो, छोटा सा आर्क हो, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई छोटा सा आर्क है, जो ये सेंटर से एंगल बना रहा है आपका थीटा या फिर अल्फा, जो भी बना रहा है, उसमें से करंट जा रहा है आई, तो इसकी वजह से ये P पॉइंट है, फिर सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या किया जाए, तो आप देखिए ध्यान से कि पूरा सर्कल है, तो मतलब कितना एंगल बना रहा है आपका 2 पाई एंगल, ठीक है। अगर आर्क है तो आर्क छोटा सा क्या है आपका थीटा, तो थीटा में कितना आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी वो चेक करते। देखिए अगर आपके पास 2 पाई है तो 2 पाई में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी स्टूडेंट, म्यू नॉट आई बाई 2R। अगर मेरे पास थीटा होता, है ना, 2 पाई मतलब पूरा सर्कल, तो मेरा आंसर म्यू नॉट आई बाई 2R आ रहा था। अगर ये ना होकर थीटा होता तो थीटा में क्या आंसर आता, तो थीटा में हमारा जो आंसर आता, तो थीटा में कितना, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना, मैथ से। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखा जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। चलिए तो B इज इक्वल टू लिखा गया, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है, तो लिखा गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R, नीचे चला गया तो 4 पाई R थीटा यहाँ पर। तो मतलब आपको जितना भी एंगल दिया है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी आपको एंगल दिया है वो आपको लिखना है, लेकिन ये थीटा आपको किस में लिखना है, हमेशा याद रखना, ये थीटा आपको हमेशा रेडियन में लिखना है ना, आपको डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। एक आर्क की वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो कैसे निकाली जाती है, और उसकी डायरेक्शन आप सबको तो पता ही कैसे निकालते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे आप फिंगर्स मूव करेंगे तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका थंब बाहर आएगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। चलिए, है ना, तो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन शॉट करके देख लेना आप। चलिए एक मेन एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं ना, जी का। ये पूरा आपका वायर ही है ना, अभी डॉटेड लाइन नहीं बनाते, एक वायर ही ले लेते पूरा। तो एक वायर ऐसे है और जिसका आर्क ऐसे बनाया गया है, ओके, और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर आपका करंट यहाँ से ऐसे गया, फिर आर्क पे घुमा, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और ये आपका पॉइंट O, ठीक है ना। तो ये O पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। आपका करंट जा रहा है I और इसकी रेडियस मान लीजिए आप R, यहाँ R की रेडियस आपको गिवन है डेटा में R। तो आपको एंगल मान लीजिए थीटा, चलिए थीटा अल्फा जो भी मानना है। तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, हम जनरल वैल्यू का सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। चलिए तो कैसे आएगा देखिए। तो सबसे पहले मैं कंसिडर किसको करूंगा, तो ये छोटे से एलिमेंट पर नाम दे दे तो जल्दी समझ में आएगा। A B C D E और F, ठीक है। ये वाला पॉइंट B, ये बीच में सेंटर आपका O है और ये वाला जो एंड है वो आपका E है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ आपका जो लेंथ है AB, है ना। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, AB लेंथ से मुझे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो किसकी वजह से निकाला था, बायट सावर्ट लॉ की वजह से, है ना।
तो बायट सावर्ट लॉ को हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म लिखा था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, है ना, ऐसी वैल्यू यहाँ पर। तो उसका मैग्नीट्यूड था, लेकिन ये जो था आपका dl क्रॉस r वो किसका था, आपका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लिखा जाएगा dl r sin थीटा, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ओनली। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो लिखा जाएगा आपका dl r sin थीटा। अब यहाँ पर देखो dl किसको माने, AB की बात करें, है ना, एक ही न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसी चीज को आपको सारे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो इसका छोटा सा प्रूफ देख लीजिए आप। आपको पता है कि dl की डायरेक्शन किसको माननी है, तो dl की डायरेक्शन आपकी जो है वो करंट की डायरेक्शन को ऑलवेज लेनी है। तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये छोटा सा dl आपका, देखें यहाँ पर, तो ये हो गया आपका dl का एलिमेंट और आपकी पोजीशन, मतलब dl से आपको r की तरफ जाना है, आपको किधर फाइंड करना है, o के ऊपर। तो आपका r भी आगे है, तो dl और r इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है स्टूडेंट, 0 डिग्री। और यहाँ पर आप रखकर चेक कीजिए, dl r साइन थीटा मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मतलब ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, 0। मतलब ये छोटे से एलिमेंट dl लेंथ के एलिमेंट की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इसका मैं आंसर कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो AB की वजह से मुझे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली नहीं है। चलिए वैसे ही ट्राई करते हैं, B2C जाते हैं अब, है ना, BC वाला एलिमेंट देखते हैं। चलिए इसमें आप देखिए कि डीएल एलिमेंट कहाँ लिया जाए। चलिए तो करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो यहाँ से मैंने लिया छोटा सा पार्ट डीएल, देखिए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका डीएल एलिमेंट, तो ये डीएल, और अब आपको जाना कहाँ है, आर की तरफ। तो ये डीएल इधर और आर मतलब ऐसे वापस आएंगे, क्योंकि ओ पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये ऐसे आप वापस आए, तो मतलब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है आपका, 180 डिग्री। देखिए डीएल उधर पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री। तो मतलब फिर से अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो डीएल आर साइन थीटा में साइन क्या रखना पड़ेगा आपको, पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0। तो मतलब सीबी की वजह से भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ भी उड़ा देते हैं। चलिए सीडी बाद में रखते हैं, है ना, सीडी की वजह से क्योंकि मिलने वाला है ना, वो मैं बाद में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बीई और ई और एफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो डी के बारे में देखते हैं। तो डी में देखिए ध्यान से कि डी के लिए मैं छोटा सा एलिमेंट डीएल करंट की डायरेक्शन में फिर से, चलिए करंट की डायरेक्शन इधर है, आपका ओ भी इधर है, मतलब एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फिर से 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ साइन 0 0, तो बाकी टर्म पूरा 0। तो मतलब डी की वजह से जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0। तो ये भी खत्म। अब बचा क्या, ई एफ। तो ई एफ की वजह से देख लीजिए, तो ई एफ मतलब आपका जो डीएल होगा वो इधर करंट के डायरेक्शन में लीजिए, ये बना लिया, और आपका पोजीशन ओ यहाँ है, तो आप ऐसे घुमा दीजिए पूरा, है ना। तो एंगल कितना बन रहा है आपका यहाँ पर, 180 डिग्री। तो फिर से साइन 180 पाई, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ई एफ की वजह से भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी, 0। तो समझ में आया यहाँ पर कुछ कि कब कब 0 आ रहा है, तो करंट एलिमेंट जो भी है आपका, उसकी वजह से वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग है। हमेशा पार्ट देखिए आप, ए टू बी किस तरफ जा रहा है, ओ की तरफ, बी टू सी अलोंग द लाइन जॉइनिंग है, पूरी लाइन देखिए यहाँ पर। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग यहाँ पर भी, फिर यहाँ से डी से ई, तो ये भी आपका अलोंग द लाइन जॉइनिंग बन रहा है, और ई से एफ मतलब ये भी आपका अलोंग द लाइन जॉइनिंग बन रहा है। तो मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो भी आपका पार्ट बनेगा, उसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, ओनली सीडी की वजह से ही आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। और सीडी के मतलब कहाँ पर कितना आर के यहाँ पर थीटा एंगल है, तो आपको देख लीजिए सीडी की वजह से आपका आंसर आता है वो बी नेट एट ओ इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला अब याद हो गया है, म्यू नॉट आई थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है आपका थीटा, 4 पाई, और जो आपकी रेडियस थी वो कितनी थी स्टूडेंट, 4 पाई आर, है ना। तो ऐसे आपको थीटा जो भी एंगल दिया गया आप उसके वैल्यू आप इसकी निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ पर ऐसे कोई भी एंगल दे दिया जाएगा 90 डिग्री, तो आपको वहां रख देना है π/2, बाकी तो कुछ काम है ही नहीं। बाकी म्यू नॉट आई करंट दे देंगे 10 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी देंगे वो वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू पता है, म्यू नॉट की पता है, आर रेडियस दे देंगे कितनी लेंथ का आपका आर्क है ना, कितनी रेडियस का आर्क है सॉरी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको दे देंगे, तो आपको निकाल देना है आंसर, है ना। तो कैलकुलेशन कर लेना है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। करंट आई जा रहा है, फिर से हम जनरल बात करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका रिंग है उसकी रेडियस है आर, है ना, आर। इसकी वजह से हमें सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। आपका जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, है ना। इसमें भी करंट आई जा रहा है, मतलब ऐसे घूम कर वापस आकर वो करंट आपका यहाँ से बाहर आ जाता है। तो आपको फिर से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है किसकी जगह पर, सेंटर के ऊपर। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास दो पार्ट बन रहे हैं यहाँ पर, कि एक तो ये रिंग की वजह से आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, और दूसरा ये पूरा स्ट्रेट वायर देखिए यहाँ से, है ना, तो इसकी वजह से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि इसकी वजह से जो मिलेगी उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन इसका क्या करेंगे। तो इसका आप याद कर लीजिए, हमने जो इन्फिनिट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना बन रहा है, देखिए ये यहाँ से ये बन गया आपका, इस पर निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर, है ना। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, तो ये वायर की वजह से। अब ये छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल से जैसे आप आर की तरफ घुमाएंगे यहाँ पर आपको निकालनी है, तो मतलब ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब स्क्रू कैसा आएगा, बाहर। तो वहां पर जो मिलेगा आपको, इसकी वजह से जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये सर्कुलर रिंग की वजह से कैसे मिलेगा, ऐसे घुमाइए तो फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वजह से भी जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों का आंसर आपका आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, कि दोनों को जोड़ देना है, दोनों के आंसर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए दोनों का आंसर लिखते हैं। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। आपको मेन फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इनफाइनाइट वायर में आपको पता है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो रही थी आपकी, 90 डिग्री। तो आपका 1 प्लस 1 2 हो गया था, और नीचे 4 से कैंसिल आउट हुआ था। तो आपका जो आंसर आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, और डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पर यहाँ पर क्या है आपका आर। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसको मैं B1 नाम देता हूँ, रिंग की वजह से जो मेरा आंसर आता है उसको मैं B2 नाम देता हूँ। तो बी नेट लिखा जाएगा B1 प्लस B2, और B1 और B2 दोनों कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सिंपल जोड़ दिया जाएगा। तो B1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा, इसकी वजह से आपको याद है फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, डी मतलब यहाँ पर कितना लेंगे हम, आर ले लेंगे, प्लस रिंग की वजह से फॉर्मूला क्या था, आर रेडियस की रिंग की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r कॉमन निकल जाएगा, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/पाई प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 1। और इसकी जो आंसर आएगी टोटल कौन सी डायरेक्शन आएगी, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों आउटवर्ड है तो जुड़ जाएंगे, तो दोनों का आंसर सीधा जुड़ जाएगा, तो आपका नेट भी कहाँ आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो लिखा जाएगा, डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है कैसे दिखाई जाती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी के दो आंसर मैच कर जाते हैं ऑप्शन में, है ना, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो डायरेक्शन निकालना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए।